नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज में आज का टॉपिक है लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसमें लिक्विडिटी रेशियोज में दो फॉर्मूला, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो की फॉर्मूला पहले करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रेजेंट करे तो लायबिलिटी साइड 5 अलग अलग कंपोनेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। और असेट साइड 2 डायमेंशन है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब ये नॉर्मल सिचुएशन बैलेंस शीट की, जिसमें से हम पहले करंट रेशियो के बारे में समझे तो उसके 2 कंपोनेंट है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का रिलेशन है, ये करंट रेशियो है। यूजुअली लायबिलिटी साइड इज सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड एसेट साइड इज एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूज ऑफ फाइनेंस, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। यानी लायबिलिटी साइड पे हम फंड रेज करते हैं, एसेट साइड पे उसका यूटिलाइजेशन है। नॉर्मल सिचुएशन ये है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से लॉन्ग टर्म एसेट्स फाइनेंस होनी चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म जो सोर्सेस है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, इससे नॉन करंट एसेट्स का प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस से शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी करंट एसेट्स का। तो ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का इंटरनल रिलेशन है। करंट एसेट्स में से जो कैश की रिकवरी होती है उसी से करंट लायबिलिटी का डिसबर्समेंट यानी पेमेंट होता है, फर्दर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल होता है, और उसी तरह से ये ट्रेड साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल चलती रहती है करंट एसेट लायबिलिटी के बैलेंस से। तो उसका प्रपोर्शन चेक करने के लिए जो रेशियो है वो है करंट रेशियो, यानी बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने का ये रेशियो है। तो करंट एसेट्स में जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें इन्वेंट्री यानी स्टॉक, डेटर्स, कैश, कैश इक्विवेलेंट यानी बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी आइटम्स आएगी करंट एसेट्स में। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जैसे कि कैश क्रेडिट हुआ या शॉर्ट टर्म लोन हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब एलिमेंट हो गए करंट लायबिलिटी में। और ये जो रेशियो है करंट रेशियो, वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का प्रपोर्शन डिसाइड करेगा। ये लिक्विडिटी टेस्टिंग में प्राइमरी टेस्ट है। फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरा रेशियो फाइंड किया जाता है जो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को एसिड रेशियो भी कहा जाता है, लिक्विड रेशियो या एसिड रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट में क्या फर्क है वो समझना है। लिक्विड एसेट में वो सारी करंट एसेट्स आती है एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस, यानी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अवॉइड कर दे तो बाकी की जो करंट एसेट्स है वो फॉर्म करती है लिक्विड एसेट्स को, और प्रपोर्शन निकलता है लिक्विड एसेट्स टू करंट लायबिलिटी का। और यहां से हमें एक्चुअल लिक्विडिटी पोजीशन का पता चलता है, इसीलिए इसको एसिड टेस्ट कहा जाता है कि एक्चुअल कैश कितना है हमारे पास, कैश या कैश इक्विवेलेंट टू पे ऑफ करंट लायबिलिटीज। क्योंकि लिक्विड एसेट्स के कैलकुलेशन में 2 आइटम, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अवॉइड कर दिया जाता है करंट एसेट्स में से। प्रीपेड एक्सपेंस जो कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, और इन्वेंट्री जिसको शॉर्ट टाइम स्पेन में हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों को छोड़ के बाकी की करंट एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है या कैश से ही फॉर्म हुई है, वो सारी एसेट से यानी लिक्विड एसेट से ये रेशियो निकाला जाता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी का। तो उसके लिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पूछा है। करंट रेशियो की फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो जिसके लिए ये वर्किंग नोट प्रिपेयर की गई है। तो सबसे पहले डेटर्स की अमाउंट है 2,50,000, उसमें से बैड डेट्स रिजर्व माइनस करना है, क्योंकि बैड डेट्स रिजर्व प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, यानी नेट डेटर्स जो नेट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स है वो 2,30,000 का होगा। ये नेट डेटर्स में बिल्स रिसीवेबल 75,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 1,20,000 प्लस करने पे 4,25,000 का फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है लिक्विड एसेट्स का। ये 3 आइटम प्लस करना है, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड डेटर्स। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश, ये 3 आइटम 2,30,000, 75,000 एंड 1,20,000 को ऐड करने पे पहला स्टेज आएगा लिक्विड एसेट का। उसके अंदर 2 और आइटम, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक की अमाउंट है 3 लाख रुपए और प्रीपेड एक्सपेंस है 60,000, ये दोनों यानी 3,60,000 टुगेदर ऐड करेंगे 425 में, तो 7,85,000 की करंट एसेट्स आएगी। अब करंट लायबिलिटी के लिए हमें बिल्स पेबल दिया गया है 60,000, शॉर्ट टर्म लोन है 40,000, क्रेडिटर्स 2 लाख,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000, सो टोटल अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी 3,50,000। अब ये जो वैल्यूज है उसको फॉर्मूला में रखेंगे तो पहला करंट रेशियो CA अपॉन CL 7,85,000 अपॉन 3,50,000 2.24:1। इसका आंसर है 2.24:1, यानी 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने सफिशिएंट 2.24 ₹2.24 की करंट एसेट है अपने पास। 1 रुपए की लायबिलिटी है जिसके सामने 2.24 आइडियल प्रपोर्शन 2:1 माना जाता है, यानी 2 रुपए की एसेट के सामने 1 रुपए की लायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कम से कम 2 रुपए की एसेट 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने होनी चाहिए, तभी जाके लिक्विडिटी सिचुएशन प्रॉपर है, ऐसा कहा जाता है। और लिक्विड रेशियो के लिए आइडियल प्रपोर्शन माना जाता है 1:1, यानी 1 रुपए की लायबिलिटी के सामने एटलीस्ट 1 रुपए की लिक्विड एसेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिचुएशन एप्रोप्रिएट है, सेटिस्फैक्टरी है। 2.24 रुपीज इज अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ 1 रुपीज करंट लायबिलिटी। लेकिन ये प्राइमरी टेस्ट है करंट रेशियो का, हमें आगे चेक करना है लिक्विड रेशियो। तो उसके लिए हमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अवॉइड करना है। तो उससे पहले का जो स्टेज था लिक्विड एसेट का, वो अमाउंट है 4,25,000। करंट एसेट्स है 7,85,000, पर इसमें से ये दो एक्सक्लूड कर दे, अवॉइड करें, तो हमारे पास लिक्विड एसेट की पोजीशन है 4,25,000। तो लिक्विडिटी रेशियो इज 4,25,000 अपॉन 350, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड आंसर इज 1.21:1। 1.21 रुपीज इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ 1 रुपी करंट लायबिलिटी। तो ये एक ही क्वेश्चन था लिक्विडिटी रेशियो को समझाने के लिए, और इसके अंदर दो एलिमेंट खास ध्यान रखना है, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो की फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड लिक्विड एसेट्स आर ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे सॉल्वेंसी रेशियोज के कैलकुलेशन है, जिसके अंदर 4 अलग अलग रेशियोज का कैलकुलेशन करना है। जिसके लिए पहले बैलेंस शीट का ये स्ट्रक्चर याद करना है, जिसको हमने अभी इंट्रोडक्शन लिया कि ये 5 आइटम है लायबिलिटी साइड पे, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व्स। ये 3 आइटम को मर्ज करे, ऐड करे, तो उससे बनता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड बोले, ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड, ये तीनों एक ही फंड के नाम है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कंबाइनली क्रिएट शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड एंड ओनर्स फंड। जिसमें से रिजर्व्स के अंदर जो फ्री रिजर्व्स है, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स, बोथ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारे फ्री रिजर्व्स को ऐड करते हैं, तब जाके रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए खास बात ये ध्यान रखनी है कि अगर क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो रिजर्व्स के कैलकुलेशन में प्लस होगा क्योंकि वो पॉजिटिव आइटम है। लेकिन बाय चांस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस दिया है, तो वो नेगेटिव है, यानी वो लॉस है, तो उस रिजर्व्स के कैलकुलेशन में उसे माइनस करना है। पर ये सारी आइटम्स इक्वली यानी मर्ज होकर तैयार करती है आइटम रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस कंबाइनली नोन एज शेयर होल्डर्स फंड। ये 3 के साथ अगर नॉन करंट लायबिलिटीज, अब नॉन करंट लायबिलिटी में 2 डायमेंशन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो हम फंड प्रोक्योर करते हैं आउटसाइड फाइनेंशियल मार्केट से, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो लॉन्ग टर्म पेमेंट के लिए जो हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। ये दोनों बातें, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कंबाइनली क्रिएट करती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में ज्यादातर डिबेंचर, बैंक लोन, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिस्सा है, और उसके साथ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी इंक्लूड किया जाता है। ये 4 आइटम मर्ज होकर जो टर्म बनता है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। और 5वां आइटम है करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे ये पांचों सोर्स ऑफ फंड को रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीएल और सीएल को अगर मर्ज करें, नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें ये डिबेंचर, बैंक लोन जैसी आइटम आती है, और सीएल करंट लायबिलिटी जिसके आइटम्स ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों को ऐड करने पे टोटल डेब्ट या टोटल लायबिलिटी मिलती है। टोटल डेब्ट या टोटल लायबिलिटी। दूसरा जो डायमेंशन है, दूसरी साइड है बैलेंस शीट की, वो असेट साइड, जिसके अंदर नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स है। तो इन दोनों को ऐड अप करें तो हमें मिलता है टोटल असेट्स। तो बैलेंस शीट का ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म याद रखना है ताकि हम कैलकुलेशन इजीली कर सके, नेसेसरी वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सके। सॉल्वेंसी टेस्ट करने के लिए सॉल्वेंसी कंडीशन ये होती है कि बिजनेस शुड बी कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स लायबिलिटी, और सॉल्वेंसी टेस्ट करने का एक सबसे बड़ा तरीका है कि एसेट शुड बी ग्रेटर देन लायबिलिटी, एसेट शुड बी मोर देन लायबिलिटीज। तो वो एलिमेंट को चेक करने के लिए, सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए ये 4 अलग अलग रेशियोज का कैलकुलेशन है। पहला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो।
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, इन दोनों आइटम का प्रपोर्शन है वो डेब्ट टू इक्विटी, यानी इक्विटी के सामने डेब्ट कितना अमाउंट है, ये प्रपोर्शन ये रेशियो से पता चलता है। दूसरा है टोटल एसेट टू डेब्ट, यानी एनसी और सीए का जो टोटल है, टोटल एसेट टू डेब्ट, यानी टोटल एसेट्स के फॉर्मेशन में डेब्ट का क्या रोल है, टोटल एसेट्स और डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट एनसीएल, इनका क्या प्रपोर्शन है, वो रेशियो आएगा टोटल एसेट टू डेब्ट में। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करने में प्रोप्राइटर्स का क्या रोल रहा है, उसके लिए है प्रोप्राइटर्स रेशियो। इसकी फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, यानी ये तीन आइटम का टोटल, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व्स का टोटल अपॉन टोटल रियल एसेट्स यानी एनसी और सीए का टोटल आएगा वहां पे, तो वो है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल रियल एसेट्स, यानी बिजनेस की टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर्स का यानी ओनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो ये रेशियो से हमें पता चलेगा। लास्ट है सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्रिएट करते हैं, जैसे बैंक लोन है, डिबेंचर्स है, उस पर हमें रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रॉफिट लॉस सिचुएशन इंटरेस्ट पेमेंट इज कंपलसरी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को इंटरेस्ट से डिवाइड किया जाता है, ये इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट का होता है। तो ईबीआईटी का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको दूसरा नाम पीबीआईटी से भी जाना जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी ये जो बैंक लोन है, डिबेंचर है, उसका इंटरेस्ट। अब ये लास्ट वाला जो रेशियो है ईबीआईटी अपॉन आई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका कैलकुलेट करने के लिए ये हमें एक फॉर्मेट याद रखना है, जिसमें कई बार हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वर्टिकली हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है, फिर उसमें से टैक्स माइनस करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। कई बार हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से दी जाती है कि वर्टिकली हमें कैलकुलेशन करते हुए पीबीआईटी तक, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि यही एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का है। तो ये नेसेसरी कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, फॉर्मेट्स याद रखने हैं। फिर यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 एच लिमिटेड का दिया गया, जिसमें हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछा गया है। डेब्ट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, जिसके लिए ये दो वर्किंग नोट याद रखनी है। तो वर्किंग नोट में हमें पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया गया है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये मिलके एनसीएल बनाते हैं, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज बनाते हैं। इसलिए एनसीएल की अमाउंट, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख, तो नॉन करंट लायबिलिटीज की अमाउंट है 12 लाख रुपीस। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख का दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी लॉस है। हमने इसी पॉइंट पे डिस्कस कर लिया था कि अगर रिजर्व मींस प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो माइनस करेंगे। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसलिए 8 + 2 10 - 50 9,50,000 ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स फंड। तो दिस इज शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड और प्रोप्राइटर्स फंड, अमाउंट इज 9,50,000। अब ये दोनों एलिमेंट को यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे, 12 लाख रुपए का नॉन करंट लायबिलिटी और 950 का शेयर होल्डर्स फंड। 1.26:1 इज द आंसर फॉर दिस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो, यानी 1 रुपए के फंड के सामने, ओनर्स फंड के सामने 1 रुपये 26 पैसे की लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है बिजनेस की, यानी लायबिलिटी का प्रपोर्शन ओनर्स फंड से ज्यादा है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये हुआ डेब्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में एम लिमिटेड में भी डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछा है। फॉर्मूला सेम, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, जिसके लिए अब हमने यहाँ बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट तैयार किया है। ये फॉर्मेट याद रखना है हमेशा कैलकुलेशन के लिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स को मिलाने पे ओनर्स फंड बनता है, उसके साथ एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटीज को जोड़ दे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है, एनसीएल और सीएल को प्लस करो तो टोटल डेब्ट मिलता है, एनसी और सीए को प्लस करो तो टोटल एसेट्स मिलता है। अब ये क्वेश्चन में हमें एनसीएल यानी नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, जिसके लिए हमने बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। अब यहां पे हमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 6 लाख रुपए दिया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 8 लाख रुपए, ये दो अमाउंट हमें दी गई है। इन दोनों को ऐड करें 14 लाख, वो एनसीएल की अमाउंट हो जाती है, तो पहला एलिमेंट हमें मिल गया। दूसरा चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। अब इसके लिए ये असेट साइड है
और असेट साइड का टोटल हमें 30 लाख रुपए दिया गया है। असेट्स का टोटल 30 लाख रुपीस दिया गया है। तो 30 लाख अगर एसेट साइड का टोटल है तो सेम टोटल लायबिलिटी साइड भी आएगा। तो लायबिलिटी साइड 30 लाख में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के 14 लाख और 4,50,000 की करंट लायबिलिटी दी गई है क्वेश्चन में। ये 3 अमाउंट और चौथा टोटल ऑफ असेट्स दिया गया है। ये 4 एलिमेंट क्वेश्चन में दिए गए। टोटल असेट्स जो है वही टोटल लायबिलिटी साइड आएगा, उसमें से करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसको माइनस करने पे 11,50,000 ये मिसिंग आइटम था। 11,50,000 एंड दैट अमाउंट इज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड। क्योंकि एनसीएल और सीएल के बाद एक ही कंपोनेंट बचता है बैलेंस शीट में, वो है ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड। 11,50,000 उसकी वैल्यू है। तो दूसरा एलिमेंट हमें मिल गया इस तरह से 14 लाख अपॉन 11,50,000। तो इसका आंसर आएगा 1.22:1, यानी 1 रुपए के शेयर होल्डर्स फंड के सामने 1 रुपी 22 पैसे की नॉन करंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी का प्रपोर्शन ये सब में भी इक्विटी से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में एन लिमिटेड, जिसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला अगेन सेम, एनसीएल अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो जिसके लिए ये बैलेंस शीट बनाई हमने। अब समझना है, यहां पे हमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये 3 आइटम लिस्ट में अलग से दी है। क्रेडिटर्स है 1,60,000, बिल्स पेबल 1,40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख रुपीस का। ये तीनों को प्लस करें तो हमें मिलता है करंट लायबिलिटी। 3 आइटम को प्लस करें तो होता है करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपए का। अब सवाल है कि हम ये करंट लायबिलिटी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हमें तो नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें टोटल लायबिलिटी दी गई है, टोटल डेब्ट दिया गया है 10 लाख। तो टोटल डेब्ट में से जब हम करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, तब जाके नॉन करंट लायबिलिटी की अमाउंट आएगी 6 लाख रुपीस। तो 6 लाख ये पहला अमाउंट हमें मिलेगा। दूसरा चाहिए हमें शेयर होल्डर्स फंड। तो करंट, यहाँ पे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का टोटल है 10 लाख रुपए, 6 लाख एंड 4 लाख। दूसरा नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दिया गया है। नॉन करंट एसेट्स 12 लाख और करंट एसेट्स 10 लाख। तो टोटल हुआ बैलेंस शीट में असेट साइड का 22 लाख। 22 लाख की करंट टोटल एसेट्स है, तो वही अमाउंट लायबिलिटी साइड आएगा 22 लाख, जिसमें से एनसीएल और सीएल यानी टोटल डेब्ट की अमाउंट को माइनस करें तो शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे मिसिंग अमाउंट है 12 लाख रुपए। तो ये 12 लाख रुपीस यहाँ पे रखेंगे, दूसरा एलिमेंट मिलेगा। तो एनसीएल अपॉन शेयर होल्डर्स फंड 6 लाख बाय 12 लाख 0.5:1, यानी यहाँ पे लायबिलिटी का प्रपोर्शन इक्विटी से कम है। तो सॉल्वेंसी कंडीशन अगर ये 3 केस में अगर हम चेक करें तो ये ज्यादा सॉल्वेंसी सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 1 रुपए के सामने 50 पैसे की लायबिलिटी है। यहाँ 1 रुपए के सामने 1 रुपए 26 पैसे की लायबिलिटी है। यहाँ 1 रुपए के सामने 1 रुपए 22 पैसे की लायबिलिटी है। तो ये 3 क्वेश्चन थे डेब्ट इक्विटी रेशियो के। मेन ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर याद रखना है, तभी हम मिसिंग एलिमेंट क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर लिमिटेड का, और उसमें 12 नंबर के क्वेश्चन में हमें टोटल असेट टू डेब्ट पूछा है। नेक्स्ट रेशियो है टोटल एसेट टू डेब्ट। फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब इसके लिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें हमें सारी आइटम्स लायबिलिटी साइड का ये 5 आइटम्स दे दी गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, रिजर्व सरप्लस 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख एंड करंट लायबिलिटी 4 लाख। So total of liability side is 26 lakh, तो total of asset is also 26 lakh। तो यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल एसेट टू डेब्ट पूछा है, तो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यही चीज साइलेंट रखी गई है, एसेट्स की वैल्यू ही नहीं दी गई है। पर लायबिलिटी साइड की सारी आइटम्स को टोटल करें तो अल्टीमेटली वो हमें पहुंचाता है टोटल एसेट्स तक। 26 लाख रुपए की टोटल एसेट्स और 4 लाख रुपए की नॉन करंट लायबिलिटी। 6.5:1 ये प्रपोर्शन है टोटल एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी का। यानी बिजनेस की टोटल एसेट्स अगर 6.5 रुपए की है तो उसको खरीदने में सिर्फ 1 रुपया नॉन करंट लायबिलिटी से यूज हुआ है। फॉर एवरी 6.5 रुपीज टोटल एसेट्स ओनली 1 रुपीज इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज। दिस इज अनदर टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ध्यान ये रखना था इस क्वेश्चन में कि आइटम्स में टोटल एसेट्स की रिक्वायरमेंट थी, पर टोटल एसेट्स ही नहीं दी गई थी, सारी आइटम लायबिलिटी की साइड की दी गई थी। इसको ऐड करने पे अपने आप हमें टोटल एसेट्स मिलेगी। अगेन उसके लिए फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में टी लिमिटेड में प्रोप्राइटरी रेशियो, अनदर टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला इज प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटर्स फंड
कंस्टिट्यूट होता है इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व सरप्लस से, जिसके लिए ये क्वेश्चन में नेसेसरी वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी है यहाँ पे। अब इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व्स, ये तीनों अमाउंट सेपरेटली दी गई है। इक्विटी का 12 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख एंड रिजर्व सरप्लस के 4 लाख, ये तीनों को प्लस करें तो 24 लाख रुपए का शेयर होल्डर्स फंड है, प्रोप्राइटर्स फंड है। तो हमें पहली आइटम मिल गई प्रोप्राइटरी रेशियो की। दूसरा, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो नॉन करंट एंड करंट एसेट्स मिलके टोटल एसेट्स कंस्टिट्यूट करते हैं। नॉन करंट एसेट्स 12 लाख है, करंट एसेट्स 24 लाख है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स इज 36 लाख। नॉन करंट एसेट्स 12 लाख, करंट एसेट्स 24 लाख, टोटल एसेट्स 36 लाख। 24 लाख अपॉन 36 लाख, तो प्रोप्राइटरी रेशियो आएगा 0.6666:1 यानी 0.67:1, यानी 1 रुपए की एसेट्स के सामने 1 रुपए की एसेट्स के सामने 67 पैसे एटलीस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स। यानी बिजनेस की टोटल जो नेटवर्थ होती है, टोटल एसेट्स है, उसमें से 66% अमाउंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स। सो ये भी एक सॉल्वेंसी टेस्ट है जो अप्रोप्रिएट सॉल्वेंसी कंडीशन शो कर रहा है कि 1 रुपए की एसेट्स में 67 पैसा ओनर्स ने लगाया, यानी रिमेनिंग पार्ट 33% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय आउटसाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है के लिमिटेड, जिसके अंदर आगे हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि इस सॉल्वेंसी टेस्ट का लास्ट रेशियो है। पहला था डेप्ट इक्विटी, दूसरा टोटल एसेट टू डेप्ट, तीसरा प्रोप्राइटरी और चौथा है यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला है EBIT अपॉन आई या PBIT अपॉन आई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो उसके लिए ये क्वेश्चन 14 दिया गया है के लिमिटेड का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT अपॉन आई, जिसके दोनों एलिमेंट के लिए ये पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 तरह के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के केस दिए। पहला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 20 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट, 20,000 रुपए तो डिबेंचर का इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन है 10 लाख रुपए का, 12% इंटरेस्ट है तो 1,20,000 उसका इंटरेस्ट हुआ, तो टोटल इंटरेस्ट हुआ 3,20,000 का। अब सिचुएशन ये है, फॉर्मूला है EBIT अपॉन आई, जिसमें से ये डिनोमिनेटर का जो एलिमेंट है 3,20,000 वो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, PBIT माइनस आई इज PBT माइनस टैक्स इज PAT, जिसमें आइटम्स फिलअप करके वर्टिकली प्रेजेंट करके ये आइटम्स तक PBIT तक हमें पहुंचना है। यानी अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है उसमें टैक्स को प्लस करेंगे तब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, क्योंकि अब हम रिवर्स जा रहे हैं। पहले कैसा था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, फिर टैक्स माइनस करे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था। अब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें टैक्स को प्लस करेंगे तब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और फिर इंटरेस्ट प्लस करेंगे तब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। तो इस तरह से वर्टिकली ये नोट यहाँ पे प्रिपेयर की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दी गई है 60,50,000 और टैक्स दिया है 2,50,000। तो 2,50,000 का टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट अगर 750 बचा है तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट ऑब्वियसली 10 लाख होगा। 7,50,000 प्लस 2,50,000, 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट प्लस करेंगे जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 3,20,000, तो 10 लाख प्लस 3,20,000 इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐड करने पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अमाउंट आएगी 13,20,000। तो 13,20,000 EBIT या PBIT बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन 3,20,000 का इंटरेस्ट 4.125 टाइम्स इज द आंसर ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी हर एक इंटरेस्ट के 1 रुपए के सामने 4.125 रुपीस अवेलेबल है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, यानी 4.125 टाइम्स प्रॉफिट ज्यादा है बिजनेस के पास इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से, इंटरेस्ट का जो पेमेंट है उससे 4.125 टाइम्स प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है। तो ये एक सॉल्वेंसी टेस्ट का लास्ट रेशियो था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसमें ये क्वेश्चन के बाद हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन लिया है, ये जरा ध्यान में लेना है कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हैं, एक एक्स्ट्रा पार्ट लाते हैं टैक्स रेट। टैक्स रेट अगर 40% दिया है तो क्या सीन चेंज होगा यहाँ पे ये समझना है। यानी जो क्वेश्चन की बेसिक इंफॉर्मेशन में ये टैक्स की अमाउंट है 2,50,000, उसको हटा दिया हमने, उसकी जगह लिख दिया 40%, टैक्स रेट इज 40%। तो जरा सोचना है हमें किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो पहले ये फॉर्मेट बनाया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास यहाँ पे 7,50,000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो 100 रुपए अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा होगा, 100 रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, उसमें से 40 रुपए का टैक्स काट के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 रुपीज रहा होगा, क्योंकि 40% टैक्स रेट है। स्टूडेंट क्या गलती कर सकते हैं यहाँ पे कि 7,50,000 जो दिया गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसी का 40% निकालते, 3 लाख रुपए होता है, उसको ऐड कर देंगे तो 7,50,000 प्लस 3 लाख, 10,50,000 वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को समझते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम 60 रुपीज जो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की आइटम है उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो एजम्पशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिस पे रेट हो उसी को 100 लिया जाता है और टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही कैलकुलेट होता है। इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमें 100 लेना है, ये 40 और ये 60 आएगा। और फिर जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी ये 750 की अमाउंट है, 60 हमारे पास, तो 100 वाली अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पे वर्किंग होगा इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, 7,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60 करे तो 12,50,000 का, 12,50,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। और तब जाके हमें पता चलेगा कि टैक्स की जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए की है। तो गलती ना हो ये ध्यान रखना है, टैक्स का रेट जब दिया हो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट तक पहुंचना है। कभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे डायरेक्ट टैक्स रेट अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो अमाउंट नेट ऑफ टैक्स है, उसमें ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। टैक्स कैलकुलेट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, नॉट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 12,50,000 की जो अमाउंट हमें मिलेगी पहले स्टेज पे, वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें 3,20,000 जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसको ऐड करेंगे तो 15,70,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट आएगा। आईसीआर कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट 15,70,000 अपॉन 3,20,000, तो 4.90625। इसमें थर्ड डिजिट मोर देन 5 है, इसलिए सेकंड डिजिट पे इफेक्ट पास ऑन करेंगे तो 4.91 टाइम्स इज द आंसर फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इस तरह से हमें ये सॉल्वेंसी रेशियोज का कैलकुलेशन करना है। तो अब तक हमने 3 टॉपिक देखे। पहले स्टेज पे प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो थे, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियोज का कैलकुलेशन था। आज का ये सेशन लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में था। लिक्विडिटी में करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी के अंदर 4, डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट, प्रोप्राइटरी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक और टॉपिक है एक्टिविटी रेशियोज के बारे में, जिसमें डेटर्स के रिलेटेड डेटर्स वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी, डेटर्स क्रेडिटर्स रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है, ये सब टॉपिक्स बाकी है। लास्ट पोर्शन है एक्टिविटी रेशियोज का, वो हम डील करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।